प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, सवाल ये उठता है कि इतना कुछ होने के बाद क्या ये अमेरिका के लिए बड़ा ही एम्बैरेसमेंट था कि हमारे कहने के बावजूद भी सीज फायर रुक नहीं रहा है? यही वजह है कि ट्रंप को इस कदर तक जाना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस मूल मकसद से इस पूरे ऑपरेशन को शुरू किया गया था, ईरान पर हमला किया गया था कि उसको परमाणु बम नहीं बनाने देंगे, अब के बाद क्या माना जाए कि ईरान शांत बैठा रहेगा या फिर ईरान और ज्यादा आक्रामक होगा आने वाले दिनों में, भले ही दिखे न पर्दे के ऊपर? लक्ष्मण जी, मैं कोशिश करूंगा कि क्या हो सकता है, क्या होगा, उस पर ना जाकर क्या है उसकी बात करूं। सबसे पहला तो ये कि जब किसी भी देश के पास परमाणु विज्ञान का ज्ञान आ जाता है तो उसको भुला देना आसान नहीं है। भारत के बारे में भी जब 1974 के बाद कई सालों तक, कई दशकों तक हमने इस तरह का परमाणु विज्ञान का कोई डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं किया था, तो सवाल उठने शुरू हुए थे कि जो 1974 में वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु विस्फोट किया था वो जा चुके हैं, और क्या नई पीढ़ी को इसका ज्ञान है या नहीं है। वो 1998 में फिर से हमने उसका उदाहरण पेश किया। तो पहली बात तो ये कि ईरान के पास जितना ज्ञान आज है, जितना एनरिचमेंट करने का उनके पास हैसियत है, वो भुलाई नहीं जाएगी, और वो चाहेगा तो जरूर उसको शायद और तेजी से वापस अपनी हैसियत को काबिल बना पाएगा। दूसरी बात ये कि आप ये देखें कि इस तरह के विध्वंस के बाद ये हम सभी सोच सकते हैं कि क्या ईरान की मंशा कि वो परमाणु बम बनाए ये कमजोर हुई होगी, या फिर और भी ये सुदृढ़ हुई होगी कि उनको शायद इस तरह के बम की जरूरत है। क्योंकि विशेषज्ञ ये अक्सर कहते हैं और मानते हैं कि यदि किसी देश के पास परमाणु बम है तो कोई भी बड़ी शक्ति इस तरह वहां जाकर उसका विध्वंस नहीं कर सकती, और इसका नॉर्थ कोरिया हम हमेशा उदाहरण मानते हैं। तीसरी बात, हम हमेशा परमाणु अस्त्रों को जब उसके बारे में बात करते हैं तो उसमें परसेप्शन जो है, आपका दुश्मन क्या ये विश्वास करता है कि आपके पास परमाणु अस्त्र हैं, बम हैं या नहीं है, या आप उसको चलाने में काबिल हैं या नहीं है, ये बात ज्यादा मायने रखती है बजाय कि आपके पास वेपन है या नहीं है। जिस तरह से इजराइल की ही उदाहरण ले, इजराइल आज तक ना वो कहता है कि है ना वो कहता है नहीं है, पर पूरे उसके पड़ोसी देश और विश्व मानता है कि हाँ उनके पास परमाणु बम है। तो ये तीसरी बात। तो यदि इस तरह से यदि ईरान अपनी काबिलियत दिखा देता है कि उनके पास हाँ परमाणु बम बनाने की एक तरह से काबिलियत है, जैसे कहा जा रहा था कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की मार्च की रिपोर्ट में कहा गया कि 3 सप्ताह में वो 9 बम बना सकते हैं। चौथी बात कि यदि आप बम नहीं बना सकते तो आपको याद होगा अलकायदा ने 2003 में एक डर्टी बम का कॉन्सेप्ट दिया था कि यदि आप पूरी तरह से परमाणु बम नहीं बना सकते तो जितना स्तर तक आपने एनरिचमेंट कर लिया यूरेनियम का, उसको आप कन्वेंशनल वेपन में किसी तरह से मिक्स करके फैला सकते हैं, और किसी भी जगह वो बम गिरने के बाद यदि रेडिएशन निकलती है तो जो पैनिक होगा, ये पैनिक की आखिरी बात मैं आप कहूंगा कि जिस तरह से आपने इजराइल में पैनिक देखा है, इजराइल के इतिहास में 1948 के बाद शायद इस तरह का पैनिक, जो हर शहर में बार बार सायरन बज रहे हैं, वहां मिसाइलें गिर रही हैं, पहुंच रही हैं, आयरन डोम कामयाब नहीं हो पा रहा है, तो इजराइल के लिए इस तरह का जो पैनिक है शायद वो आज तक नहीं हो पाया, वो केवल ईरान ही दे पाया है इस तरह से। तो ये टकराव उनका जो आपस में है, जो एक दूसरे के प्रति एक तरह से आक्रोश है, वो समाप्त नहीं होगा, वो आक्रोश बना रहेगा आने वाले वर्षों में भी, आने वाले दशकों में भी। उसमें परमाणु अस्त्रों की होड़ होगी नहीं होगी, उसका क्या असर होगा नहीं होगा, वो तो आने वाले वर्षों में ही पता चलेगा। पर मोटे तौर पे ये युद्ध विराम होता भी है तो मेरी नजर में शांति व्यवस्था बनाने में बहुत समय लगेगा, और या तो युद्ध फिर से दोबारा भी शुरू हो सकता है, और यदि शांति व्यवस्था बन भी जाती है तो मुझे लगता है कि एक समय के बाद फिर वो आक्रामक रुख दोनों तरफ से आपको नजर आएगा, और फिर से शायद इस तरह की युद्ध होगा या नहीं होगा। ये सोचना है कि हमेशा के लिए शांति बन जाएगी, मुझे लगता है मुश्किल है। और आखिरी 30 सेकंड में बात, यदि आप नेटो समिट की आप बात सुने, क्या कह रहे हैं वो लोग, वो कह रहे हैं कि नेटो को और भी लीथल ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, और कह रहे हैं कि 5% अपनी जीडीपी का वो डिफेंस में लगाएंगे, जिसमें डिफेंस प्रोडक्शन को वो कह रहे हैं कि हम हथियारों की और भी ज्यादा उत्पादन करेंगे,
तो उसका क्या मतलब है? यदि बहुत हथियार नेटो देश उत्पादन करते हैं तो हथियार तो जाहिर है कि वो भीषण वायलेंस, हिंसा करेंगे ही। खाड़ी के देशों में करें या कहीं और करें, यूक्रेन में करें, तो ये युद्ध का जो पूरा नया एक दौर चला है कि शायद देश लगातार युद्ध कर सकते हैं, देर तक युद्ध चल सकते हैं, बहुत विध्वंस हो सकता है। पिछले कुछ दशकों में हम सोचने लगे थे कि शायद देश आपस में नहीं लड़ेंगे सीधा, अंदर की सिविल वॉर वगैरह जरूर होती रहेंगी, प्रॉक्सी वॉर्स होती रहेंगी, लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट होगा। कन्वेंशनल वॉर एक तरह से आउट ऑफ फैशन होता हुआ देखा गया था पिछले कुछ दशकों में। अब ये यूक्रेन युद्ध के बाद ये वापस आ गया है और ये युद्ध चलते रहेंगे, मुझे लगता है। हालांकि मेरा मानना है प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब कि भले ही इस युद्ध के जरिए कुछ हासिल न हुआ हो, लेकिन परमाणु हथियार ना रखा जाए इसके प्रति एक दुनिया भर में एक सहमति बन रही है। तो जो हम लोगों ने परमाणु हथियारों के अप्रसार संबंधी जो एक संधि किया गया था कई देशों को मिल करके, तो ये एक सही मौका हुआ कि सभी देश मिलकर के इस संधि को लागू करें। परमाणु हथियार ना बनाए यहाँ तक तो ठीक है, जिनके पास है वो भी इसको नष्ट करें, इसकी तरफ अगर कोशिश करें तो कहा जाए कि इस युद्ध की एक बड़ी कामयाबी कही जा सकती है। हालांकि बड़ी आदर्शवादी बातें हैं, लेकिन इस युद्ध से एक और बात हुआ है कि पूरा एक ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर जिसको कह सकते हैं मिडिल ईस्ट के बहाने काफ़ी हद तक चेंज होने की संभावना है। क्या वो क्या रहेगा और भारत के लिए इसमें क्या चुनौतियाँ रहेंगी, इस पर बातचीत करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं, कहीं जाइएगा नहीं।